सन 1985 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बसे गांव रतनपुर की रातें हमेशा खामोश और सिहरन भरी लगती थीं। दिन में ये गांव आम गांवों की तरह लगता। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती, खेतों में हल चलते। लेकिन रात होते ही पूरा गांव अजीब सी चुप्पी में डूब जाता था। लोग कहते थे कि गांव के उत्तर की ओर खंडहर बन चुकी पुरानी हवेली में कोई बुरी आत्मा वास करती है। पिछले 30 सालों से उस हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी का नायक अमरेश गांव का ही रहने वाला था। उम्र लगभग 24 साल, लंबा चौड़ा शरीर, मगर जिंदगी में संघर्ष बहुत। पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और माँ खेतों में दूसरों के लिए काम करती थी। अमरेश दिल से बहादुर था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती। अक्सर रात को उसे सपनों में वही पुरानी हवेली दिखती, टूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे, और उस दरवाजे के पीछे से आती किसी औरत की चीख। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, उस हवेली के पास कभी मत जाना, तेरे बापू भी उसी श्राप की वजह से गए थे। अमरीश को ये बात हमेशा खटकती थी। पिता की मौत के बारे में माँ ने कभी साफ कुछ नहीं बताया, बस इतना कहती कि वे हवेली के पास गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। जुलाई 1985 की अमावस्या की रात थी। पूरा गांव बिजली से महरूम था। आसमान में काले बादल छाए थे और बीच बीच में चमकती बिजली आसमान को चीर देती। अमरेश अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अचानक एक बूढ़ा साधु वहां आकर बैठ गया। उसके कपड़े फटे पुराने, आंखें लाल और हाथ में त्रिशूल। वो साधु गांव वालों को देखकर बोला, तुम लोग कब तक भागोगे उस श्राप से? हवेली का दरवाजा अब अपने आप खुलेगा और जो भी उसके सामने होगा वो उसमें समा जाएगा। गांव वाले घबरा गए। कोई बोला, चुप रहा पागल, ऐसी बातें मत कर। लेकिन अमरेश का दिल जोर से धड़कने लगा। रात को जब वो अपने घर लौटा तो उसे नींद नहीं आई। खिड़की से झांकते हुए उसे दूर हवेली की दिशा में हल्की लाल रोशनी चमकती दिखी। उसकी जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो चुकी थी। उसने तय कर लिया, कल रात मैं उस हवेली में जाऊंगा, चाहे जो भी हो। अमरेश अगली शाम बेचैन था। सूरज ढल रहा था और पूरा गांव घरों के भीतर सिमट रहा था। लोग दरवाजे बंद कर रहे थे, मानो अंधेरे से भी ज्यादा डर उस हवेली से था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, अमावस्या की रात को हवेली जिंदा हो जाती है, वहां कदम रखने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन अमरीश के दिल में पिता की मौत का रहस्य खटक रहा था। क्या उसके पिता भी हवेली के श्राप का शिकार हुए थे? ये जानने की तड़प ने उसके डर को दबा दिया था। रात के 10 बजे, हाथ में लालटेन और जेब में माँ की दी हुई ताबीज लेकर अमरेश अकेला हवेली की ओर बढ़ा। गांव से उत्तर दिशा का रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ पौधे ऐसे हिल रहे थे मानो कोई अदृश्य साया उनमें छिपा हो। झिंगुरों की आवाज़ और उल्लुओं की हूक ने माहौल और भी भारी कर दिया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकराने लगी। अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने लालटेन घुमाई, कोई नहीं। लेकिन अमरीश को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सांसें तेज होने लगीं। ये सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया और तेज कदमों से चलने लगा। हवेली के सामने। करीब आधे घंटे बाद वो हवेली के सामने पहुंचा। वो जगह वाकई डरावनी थी। टूटी हुई दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थीं। जंग लगे लोहे का बड़ा सा दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। दरवाजे से अंदर से आती एक सीलन और सड़े मांस जैसी बदबू उसके नाक में घुस गई। अमरेश ने गहरी सांस ली और लालटेन उठाकर दरवाजे को धक्का दिया। किर्र! दरवाज़ा डरावनी आवाज़ के साथ खुला। भीतर अंधेरा था। हर कोने से मकड़ जाल लटक रहे थे। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा ऐसे लग रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली का पहला कमरा। जैसे ही अमरेश अंदर दाखिल हुआ, लालटेन की रोशनी दीवार पर पड़ी। वहां अजीब अजीब लाल निशान बने हुए थे, मानो किसी ने खून से मंत्र लिखे हों। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़म! अमरेश पलटा
और जोर से लालटेन उठाई। कोई नहीं, लेकिन कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फ रख दी हो। हवेली का रहस्य। अमरीश आगे बढ़ा। हवेली का हॉल बहुत बड़ा था। बीच में एक टूटा हुआ झूमर लटका था और जमीन पर धूल जमी थी। लेकिन सबसे अजीब बात, हॉल के बीचों बीच जमीन पर एक काला गोला बना था। गोले के चारों ओर दीपक रखे थे जो बुझ चुके थे। जैसे ही अमरीश पास गया, अचानक लालटेन की लौ तेज हुई। उसने देखा कि उस गोले पर मानव खोपड़ियां रखी हैं। खून उसके रगों में जम सा गया। हे भगवान, वो बुदबुदाया। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो पलटा, कोई नहीं था। लेकिन उसकी आंखें छत की ओर उठीं तो उसकी सांसें थम गईं। छत पर उल्टा लटका हुआ एक आदमी था। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और मुंह से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और गुर्राहट भरी आवाज में बोला, अमरीश, तू आ ही गया। अमरीश और रघु हवेली के उस कमरे में जड़वत खड़े थे। झूले पर बैठी औरत की आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और उसकी आवाज में ऐसा कंपन था मानो किसी शमशान से गूंज रही हो। आ गए मुझे ढूंढते ढूंढते। उसकी आवाज सुनते ही रघु का गला सूख गया। उसका शरीर कांपने लगा। अमरीश, चल भाग चल यहाँ से। ये औरत, ये इंसान नहीं है। अमरीश के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसके कानों में माँ की बातें गूंज रही थीं। तेरे बापू उसी हवेली की तरफ गए थे और कभी लौट कर नहीं आए। अमरीश ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें सीधे अमरीश के चेहरे पर जमी थीं। अचानक उसके काले चेहरे पर दरारें पड़ने लगी और वो हंसने लगी। तू उसका बेटा है ना? अमरीश के दिल की धड़कन तेज हो गई। किसका? औरत चिल्लाई, तेरे बाप का। इतना कहते ही कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर से ठंडी आंधी अंदर घुस आई। लालटेन की लौ बेकाबू होकर बुझ गई। चारों तरफ काला अंधेरा छा गया। रघु ने अमरीश का हाथ कसकर पकड़ा। अमरीश, ये वही आत्मा है, ये हमें मार डालेगी। लेकिन अमरीश ने हिम्मत जुटाई। नहीं, मुझे अपने पिता का सच जानना ही होगा। अचानक झूले पर बैठी औरत धीरे धीरे उठी और हवा में तैरने लगी। उसके पैरों की जगह सिर्फ धुंध थी। वो सीधा अमरीश के सामने आकर रुक गई। उसने अमरीश के चेहरे को देखते हुए कहा, तेरा बाप मेरी वजह से नहीं मरा। वो यहाँ आया था सच जानने, लेकिन हवेली के मालिक ने, रघुवीर सिंह ने उसकी बलि चढ़ा दी। अमरीश के होश उड़ गए। बलि? किस लिए? औरत की आंखें अचानक खून की तरह लाल हो गई। उसने चीख कर कहा, इस हवेली के तहखाने में एक काला रिवाज होता था। इंसानी खून से हवेली जिंदा रहती है और हर 20 साल में एक बलि देनी पड़ती है। 1965 में तेरे बाप की, अब 1985 है, अब तेरी बारी है। इतना सुनते ही रघु ने अमरीश को खींचा। चल भागते हैं यहाँ से। दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन सीढ़ियां अपने आप बंद हो गईं। दीवारों से खून रिसने लगा। अचानक फर्श हिला और उनके पैरों के नीचे का हिस्सा टूट गया। दोनों नीचे गिरते गए और सीधे हवेली के तहखाने में आ गिरे। तहखाना बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन वहाँ की हवा भारी और सड़ी हुई थी। चारों तरफ लोहे की जंजीरें टंगी थीं और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे। रघु रोने लगा। अमरीश, अब हम बच नहीं पाएंगे। तभी उन्हें अचानक सामने दीवार पर एक बड़ा सा त्रिशूल का निशान दिखा। उसके नीचे टूटा हुआ ढांचा पड़ा था, मानव कंकाल, जिसके गले में वही ताबीज था जो अमरीश ने अपने पिता की तस्वीर में देखा था। अमरीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेरे बापू का ढांचा है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन तभी जोर की गूंज हुई। दीवारें हिलने लगी और उसी कंकाल के ऊपर से काली धुंध उठी जिसने इंसानी शक्ल ले ली। वो था रघुवीर सिंह। आंखें खून जैसी, शरीर आग जैसा। उसने गरजते हुए कहा, 20 साल पहले तेरे बाप की बलि दी थी, अब तेरी बारी है, तभी हवेली का श्राप पूरा होगा। अमरीश और रघु पीछे हटने लगे। रघु चीख पड़ा, नहीं, हमें छोड़ दो। लेकिन रघुवीर सिंह का हाथ आगे बढ़ा और दोनों के चारों तरफ लोहे की जंजीरें अपने आप लिपटने लगी। जैसे ही जंजीरें अमरीश के गले तक पहुंची, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, मेरे बापू की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी।
उसके गले से अजीब सी शक्ति की लहर निकली। अचानक उसके बापू का ताबीज चमक उठा। तेज रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। रघुवीर सिंह की आत्मा पीछे हट गई और आग की तरह धधकने लगी। वो चीखा, ये ताबीज, ये शक्ति, ये तो सिर्फ साधु के पास होनी चाहिए थी। अमरेश ने ताबीज को कसकर पकड़ा। अगर ये ताबीज मेरे पिता का है तो इसका मतलब यही है कि वो मुझे बचाना चाहते थे। आज मैं तेरी दहशत खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी औरत की आत्मा फिर से उनके बीच आ गई। उसकी आंखें अब खून की जगह आंसुओं से भरी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये तुझे बचाने नहीं, बलि के लिए तैयार करने आया था। असली श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है, असली सच अभी छिपा है। अमरेश और रघु सन्न रह गए। भाग 2 में सच्चाई और गहरी होगी। क्या अमरेश सच में बलि के लिए चुना गया है? हवेली का असली रहस्य क्या है और रघुवीर सिंह का श्राप कैसे टूटा जाएगा? जल्दी लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।